तो हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। एमसीक्यू, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद जो 2 और 3 नंबर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है अपलोड कर दिया गया, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और मॉडल क्वेश्चन पेपर का भी आप कर लीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम है आप लोग को 20 तारीख को है, इसलिए आप बढ़िया से और जल्दी तैयारी कर लीजिए। और इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन ले रखे हैं, 100 क्वेश्चन ले रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोगों ने लिया है, पहला है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको इस पीडीएफ में आंसर भी मिलेगा, ठीक है, वो पीडीएफ। तो देखिए यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। पहला का आंसर है तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की। दूसरा, मरियम किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मरियम किस देश की थी? फ्रांस की, ठीक है। दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपको 4 दिया है, ये होगा मेजिनी, ठीक है। अब ध्यान रखिए, आंसर सिर्फ आपको ध्यान में रखना। यंग यूरोप का संस्थापक मेजिनी। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था हमारा 1831 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोल रहा है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन जो बोल रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना की थी जोसेपे मैत्सिनी, जोसेपे मैत्सिनी, ठीक है। ये हम लोग का 7वां चलते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहा है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, कौन था? तो वो था हमारा लुई 16वां। तो लुई 16वां, ठीक है। 16वां भी लिखा रहेगा, या तो इस तरीका से, या तो 16 भी लिखा रह सकता है आप लोगों को। तो इसी का आंसर होगा लुई 16वां। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ कब हुआ? मतलब वोट देना कब मिलना शुरू हुआ? तो 1945 ईस्वी में, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वां है, होवा हाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? होवा हाओ आंदोलन जो हमारा है 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग का जो 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है, वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिटी पार्टी के संस्थापक जो थे वो हो ची मिन्ह थे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है जो आने का बहुत ज़्यादा चांस है। देखिए, इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? तो इंडो चाइना जो है किस देश से मिलकर बना है? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब सभी देश से ये बन के मिलके बना है इंडो चाइना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ देता है, तो ये भी आप ख्याल रखिएगा। ये जो पूछ रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे फान बोई चाओ, ठीक है, फान बोई चाओ। चलिए अगला चलते, 13वां क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब किया गया? तो फ्रेंच इंडो चाइना जो है उसका गठन किया गया था 1887 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 जो क्वेश्चन हम लोग का है वो बोल रहा है, वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी था, ये है हमारा हो ची मिन्ह, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। वेदों की और लौटो, ये किसने कहा था? इसका नारा किसने दिया था? तो दिया था दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने दिया था वेदों की और लौटो, ये नारा दिया था, ठीक है। रॉयल एक्ट कब पारित किया गया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉयल एक्ट हमारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। कहाँ? विश्वव्यापी, मतलब पूरे विश्व में, विश्व स्तर पर, ठीक है। विश्व स्तर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर सबसे बुरा असर पड़ा था, मतलब आर्थिक मंदी का, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं, जिसमें बोल रहा है 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? तो दुनिया क्या होने लगी थी? सिकुड़ने लगी थी। तो इसका अर्थ देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे।
एक दूसरे के आसपास निकट आने लगे थे, सिकुड़ने लगी थी। ठीक है, ये है 20वां हम लोग का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एशिया को। एशिया है महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए वास्को डी गामा ने किस देश का खोज की थी? किस देश की खोज की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है 22वां जो क्वेश्चन बोल रहा है विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो कैसा हुआ? तो आयात निर्यात घट गया। ठीक है, घट गया था आयात निर्यात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी दे सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो एशिया। ठीक है, इसे महाद्वीपों का महाद्वीप और मानव का घर भी कहा जाता है, एशिया को। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप किन महाद्वीप में जाकर बसे। यूरोप के जो किले थे ना, किले रहते थे पहले, वो कहाँ जाके बसे? तो वो कहाँ बसे थे? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें भी आपका होगा एशिया महाद्वीप, ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप इसका भी आंसर होगा। तो देखिए 26वां क्वेश्चन की ओर चलते, इसमें बोल रहा है कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो ये नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो वो है उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका जो रहे आप। ठीक है, चलिए अगला 27वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि देखिए वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसका आंसर जो होगा एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों में उभरी है, मतलब पिछले 50 वर्षों में उभरी है। ठीक है, ये है वैश्वीकरण। चलिए अगला है 28वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को क्या कहते हैं। मतलब जो एशिया और यूरोप के उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है उस मार्ग को कहते हैं सिल्क मार्ग। ठीक है, सिल्क मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। चलिए 29वां क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान है। तो वो कौन है? 2 अंतरराष्ट्रीय बैंक है ये। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे चलते हैं, 30वां क्वेश्चन बोल रहा है रीडर पेस्ट क्या है। तो ये क्या थी? ये एक बीमारी थी, रीडर पेस्ट। ठीक है, ये एक बीमारी थी जो फैली थी। ठीक है, यही है आपका। चलिए 31वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी। मतलब वहाँ क्या चीज़ की मतलब जो संस्थान की स्थापना की गई थी, तो वो था हमारा, तो ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसकी जो है संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला 32वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। मतलब कहाँ शुरू हुआ था औद्योगिक क्रांति? तो वो हमारा हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन है जो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था वही बताना। ऑप्शन दिया तो इसका हो जाएगा जेम्स वाट जी ने किया था। ठीक है, भाप के इंजन का आविष्कार। अगला है हम लोग का सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई। तो किसने बनाई? तो रिचर्ड आर्कराइट। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं 35वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप लोग को बोल रहा है स्पिनिंग जेनी क्या थी। तो आप लोगों को पता ही स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिसके आने से जो वहाँ की महिलाएं थी वो इन पे विद्रोह कर रही थी, मतलब हमला की थी, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये मशीन थी। ठीक है, सीधा समझ लीजिए स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन है इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया। तो ये था स्पिनिंग जेनी। ठीक है, ये स्पिनिंग जेनी ने इंग्लैंड की महिलाओं को क्रोधित कर दिया था। ठीक है, चलिए कॉस्टिस कौन थे। तो बुनकर का एक समुदाय था। बुनकर जो रहते हैं बुनते हैं कपड़े, मतलब उनका एक समुदाय था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। ये है हमारा दाल, फलीदार फसल दाल है। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39वां क्वेश्चन बोल रहा है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, इसमें ऑप्शन कुछ भी है आपको देना, न्यूनतम सहायता मूल्य, इसका आंसर ये है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरी कहा जाता है, स्थानांतरी कहा जाता है। ठीक है,
41वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोलता है रोपण कृषि फसल का एक उदाहरण है। तो क्या है रोपण कृषि फसल का उदाहरण? हमारा हो गया चाय। चाय, ठीक है। चलिए, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य तो असम है। असम में सबसे ज़्यादा ये चाय उत्पादक होता है, ठीक है। चलिए 43वां क्वेश्चन चलते हैं, जिसमें बोल रहा है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है, ठीक है, तो नहीं है चावल है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 44वां क्वेश्चन, जिसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार, तो ये रबर, रबर जो है रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 45वां क्वेश्चन में, जिसमें बोल रहा है निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन सा है? तो कपास और जूट जो हमारा है वो रेशेदार फसल है। कहीं कहीं आपको खाली कपास भी दिया रहे तो आपको उसी में टिक मारना। हो सकता है ऑप्शन में खाली कपास ना हो और जूट हो, तब भी आपको जूट में मार देना, ठीक है। चलिए 46वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है निम्न में से किस फसल में भारत विश्व की अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो क्या है? चाय। चाय में, ठीक है। ये ऑप्शन हम लोग का ए है, ठीक है। चलिए 47वां क्वेश्चन बोल रहा है रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है रेशम के कीड़ों को पालना। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 47वां, जो बोल रहा है गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो वो हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन है किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो किस फसल को कहा जाता है? वो हम लोग का है जूट। जूट को हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा है 49वां, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है चना। चना जो है हमारा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। चलिए अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आप अक्षयित पदार्थ को अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों को अपघटन से बचाता है? तो वो क्या है? तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जिसमें बोल रहा है झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो हम लोग को पता है कि कोडरमा में वो है अभ्रक। क्या है? अभ्रक, मतलब उत्पादन वहाँ अभ्रक का होता है, ठीक है। तो लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा खनिज कठोर है? तो इसमें ऑप्शन दिया है तो इसमें तो हीरा ही होगा। हीरा आप लोग को जब ऑप्शन में दिया हीरा ही है कठोर। चलिए आगे चलते हैं 43वां क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट रेत में कौन सा पाया जाता है? थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक, अभ्रक होगा इसका, ठीक है। ये है खनिज। चलिए अगला हम लोग का जो 55 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? कोयला को। कोयला को काला सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 56 क्वेश्चन है, 56वां क्वेश्चन जो हम लोग का बोल रहा है अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या नहीं है? तो बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट हम लोग लिख दिए, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 57 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो ये होगा पोटास, ठीक है, पोटास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है बादाम पहाड़ खादने किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? ये बादाम पहाड़ खादने किस लौह अयस्क में स्थित है? ये हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा झारखंड पेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, जिसमें बोल रहा है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है कौन सा है? तो वह मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है ये, ठीक है। 60वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। तो क्या है? तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज
का सबसे बड़ा उत्पादक है मैग्नीज का, ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है, तो होगा उड़ीसा। उड़ीसा है सो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 62, जो बोला निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, तो कौन सा है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 4 है, इसमें आप लोग को दिया एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ, 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, उसका क्या सिद्धांत है, उसका सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, तो वो की गई थी हमारा 1925 ईस्वी को, ठीक है। 65 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है राजनीतिक दल का क्या कार्य है, मतलब क्या काम है राजनीतिक दल का, तो देखिए चुनाव लड़ना, सरकार का गठन करना, विरोधी दल का गठन करना, मतलब इनमें सभी, इसका आंसर होगा इनमें सभी। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, जिसमें बोल रहा है भारत में निम्न में से किसे राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय दल अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है, तो किसे दी गई है, तो चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग। चलिए अगला चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय दल 2020 के अनुसार है, कितना है, तो 8 है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन है, एक दलीय शासन प्रणाली है, तो कौन सा देश है, तो वो हमारा हो गया चीन। क्या है, चीन। चलिए अगला चलते हैं, अगला चलता है 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोल रहा है दो दलीय व्यवस्था किस देश में है, तो ये है अमेरिका और ब्रिटेन। तो आपको कहीं कहीं अमेरिका ही खाली दिया रहे तो उसमें टिक मार दीजिएगा, या तो कहीं मतलब एग्जाम में खाली ब्रिटेन ही दिया रहे तो उसमें टिक मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं, तो एक दलीय व्यवस्था में अनेक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं, ये है, ठीक है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक दर्शन है, तो होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है, ये है भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशक, मतलब ये है काम, समझ लीजिए सारा। तो देखिए 71 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है, तो कौन सा बेहतर तरीका है जो लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार कर सकता है, तो लोगों का शक्तिकरण, ठीक है, लोगों का शक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, जिसमें बोल रहा है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो हाँ चुनाव आयोग है, वही देता है राजनीतिक दल को मान्यता, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, जो देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, जिसमें बोल रहा है किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दल बदल, उसे क्या कहते हैं, दल बदल। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का, जिसमें 75 नंबर वाला, जिसमें बोल रहा है निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है राजनीतिक दल का, तो दंगे फसाद करवाना उसका काम नहीं है क्या, नहीं है ना। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार निम्न में से किस राज्य में सत्तारूढ़ है, तो पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना जो है एक राष्ट्रीय दल के रूप में पाई जाती है, ठीक है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह या दल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो कहलाता है समर्थक, समर्थक कहलाता है जैसे है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है 79 नंबर क्वेश्चन जो है इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, तो पाकिस्तान हमारा जो है वो गैर लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, पाकिस्तान गैर लोकतांत्रिक देश है।
अगला चलते हैं, अगला हम लोग का है 80 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है लोकतंत्र की चुनौती है। तो लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो वो है देखिए, भ्रष्ट नेतागण, सांप्रदायिकता, अशिक्षित नागरिक और इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर होगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहा है, स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाना किस प्रकार की चुनौती का उदाहरण है। तो लोकतंत्र की नींव डालने की चुनौती, और दूसरा है लोकतंत्र का विस्तार करने की चुनौती, तीसरा है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, चौथा इसमें सभी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को विस्तार करने की चुनौती। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 मतलब 82, कौन सा देश जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था। तो वो लागू किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, जिसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है। तो वो कौन सी है, तो शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। शासक जो है मतलब राजा जो है, नेता जो है, सरकार जो है, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आरटीआई क्या है। आरटीआई क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चलिए अगला चलते हैं 86 क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने की शक्ति देता है। तो वो कौन सा एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा राज्य जातीय तनाव के कारण बिखर जाता है। कौन सा राज्य है जो जातीय तनाव के कारण बिखर जाता है, तो वो होगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है 88 क्वेश्चन मतलब 88 नंबर का क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है नई आर्थिक नीति कब बनी। तो नई आर्थिक नीति जो हमारी बनी 1991 ईस्वी में बनी। कब बनी, 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति बनी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, जो बोल रहा है भारत में केंद्रीय बैंक खाली स्थान नाम है। केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, तो वो हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग केंद्रीय बैंक का नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो रुपया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब भी आ सकता है। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो कौन सा है, तो वाणिज्य बैंक। ठीक है, वाणिज्य बैंक जो है उनके स्रोत है, औपचारिक स्रोत है। ठीक है, ऋण के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए। चलिए 92 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। तो वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का है वो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, जिसमें बोल रहा है एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं, तो एक ही होता है। ठीक है, हर एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, जो हम लोग का बोल रहा है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। मतलब विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो होगा 149 मतलब 149 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें बोलता है दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक से दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा होता है, किया जाता है। मतलब जो निवेश है विदेशी निवेश, उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया जाता है निवेश। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का वो बोल रहा है वैश्वीकरण
अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा? तो वैश्वीकरण विकसित देशों के पक्ष में अधिक रहा है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई? तो यह आई थी 1995 ईस्वी में आई थी, फोर्ड मोटर्स नामक फर्म। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का लास्ट और अगला क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन नंबर 100 है, ये हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार का एक अवरोध है? तो कौन सा है? आयात पर कर। ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।